गाइस बहुत दिनों के बाद आई एम बैक। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, शिवराज और चेतन। शिवराज जिसकी अंधेरे में बहुत ज्यादा फटती है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि चेतन ने इसके साथ कोई काला काम किया होगा अंधेरे में, इसीलिए शिवराज अंधेरे से डरता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब शिवराज छोटा था ना, तब कोई जानवर अंधेरे से आकर उसके डॉगी को ले गया था और तब उस जानवर की आवाज सुनकर वो और उसके घर वाले सभी बाहर आ गए थे। और जब उन सभी ने उस जानवर को डॉगी को ले जाते हुए देखा तो उसे देखकर वो सभी डर के घर के अंदर वापस चले गए। उसके बाद वो जानवर कहाँ गया आई डोंट नो, इसके बारे में किसी को नहीं पता, पर वो आवाज आज भी शिवराज के कानों में गूंजती है। लेकिन एक बार की बात है, शिवराज अपने घर वालों के कहने पर उसके एक दोस्त के साथ जंगल में जाने के लिए राजी हो गया और वो दोस्त और कोई नहीं वही चेतन था। तो बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि चेतन और उसके कुछ दोस्तों का ट्रेकिंग और हाइकिंग का प्लान था। वो सभी एक जगह एक होटल में रुकने वाले थे और फिर आगे हाइकिंग और ट्रेकिंग के लिए जाने वाले थे। और उस दिन अपने शिवराज भाई और चेतन भाई तो वो दोनों चेतन की गाड़ी में बैठे थे। तो ऐसे ही गाड़ी से कुछ दूर जाने के बाद चेतन ने एक टपरी पर गाड़ी रोकी और वहाँ से उसने अपनी बढ़िया सिगरेट वगैरह ली और सिगरेट पीते हुए उसने अपने दोस्तों को कॉल लगाई और पूछा कहाँ तक आए। सामने से उसका दोस्त बोला बस पहुंच ही रहे हैं, तब तक तुम लोग होटल वगैरह बुकिंग करवा लो, हम लोग बस तुम्हारे पीछे पीछे पहुंच ही रहे हैं। गाइस सच बताओ तो उस टाइम पर चेतन को थोड़ा बहुत गुस्सा आया, फिर उसने फोन रख दिया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने गाने का साउंड बढ़ा दिया। फिर शिवराज ने कहा भाई गाना तो बंद कर ले। चेतन ने गाड़ी को जंगल वाले रास्ते पर मोड़ते हुए कहा मुझे समझ नहीं आता तू इतना क्यों डरता है। फिर शिवराज ने गर्दन हिलाते हुए ना में जवाब दिया। तब चेतन ने बोला तुम्हें हमारे साथ ट्रेकिंग पर नहीं आना था तो पहले ही बोल देता, और अभी भी अगर तुम्हें नहीं आना है तो होटल में ही रुक जाना, हमारे साथ वहाँ पर आकर फालतू की बकचोदी मत करना। वैसे भी चेतन ने शिवराज को आने के लिए इतना भी फोर्स नहीं किया था, ये तो शिवराज के घर वालों की ही करतूत थी कि उन्होंने शिवराज को उनके साथ जाने के लिए जबरदस्ती करी थी। वो लोग चाहते थे कि शिवराज घर से बाहर निकले और लोगों से मिले और उनसे बातचीत करे ताकि उसके अंदर का डर कम हो। फिर चेतन ने गाड़ी को धीमा करते हुए अपना मोबाइल निकाल कर शिवराज को दिया और कहा गूगल मैप पर चेक कर तो होटल कितना दूर है यहाँ से। फिर शिवराज ने मैप खोला तो होटल वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा था। फिर मैप में देखते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे। वैसे तो वो रास्ता एकदम सीधा था लेकिन बहुत ही उबड़ खाबड़ था। ऊपर से वहाँ पर जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे थे जैसे कि गाड़ी धीमी चलाओ, यहाँ पर जंगली जानवर का खतरा है वगैरह वगैरह। ओके तो गाइस कुछ 10-15 किलोमीटर आगे जाने के बाद चेतन ने फिर से गाड़ी को धीमा करते हुए कहा अरे यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, गाड़ियों का रास्ता है या जंगल का। फिर चेतन ने शिवराज से वापस से कहा एक बार फिर से चेक कर तो मैप में। शिवराज ने फिर से मैप खोला और जैसे ही उसने मैप खोला वो लोग वहीं के वहीं दिखाई दे रहे थे। फिर शिवराज ने बोला कि ये मैप तो दिखा रहा है कि हम लोग तो वहीं के वहीं है, हम लोग अभी भी होटल से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। शिवराज ने गाड़ी को रोकते हुए चेतन के हाथ से मोबाइल छीन लिया और थोड़ा बहुत गुस्से में बोला क्या देख रहा है तू, इसमें तो रेंज ही नहीं है तो रास्ता क्या खाक दिखेगा। तब शिवराज अपना फोन निकालने ही वाला था, तब चेतन ने बोला छोड़ रहने दे, अगर रास्ता है तो कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा ना। और फिर से वो उसी रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा। कुछ 15 मिनट के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ एक छोटा सा खुला मैदान था। उस मैदान के एक साइड में एक पतरी के शेड जैसा कुछ बना था। शिवराज ने चेतन से कहा यह जगह शायद गाड़ियों की पार्किंग की लग रही है। उसके बाद चेतन ने गाड़ी को उस शेड के नीचे पार्क किया। शिवराज ने अपनी नजर आसपास घुमाते हुए कहा पर यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। तब चेतन ने सामने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जिसमें लिखा था पार्किंग जोन। शिवराज ने बोला वो तो मैंने भी देखा है। तो चेतन ने शिवराज के सर पे मारते हुए कहा अबे अगर ये बोर्ड यहाँ पर है तो यहीं कहीं होटल भी होगा। अब चल गाड़ी से नीचे उतर, आसपास देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई बोर्ड या फिर रास्ता जरूर होगा। ओके गाइस तो फिर वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे और आसपास रास्ता ढूंढने लगे। वहीं एक जगह पर पेड़ों के बीच में एक पुराना बोर्ड लगा था जिसमें एक निशान बना था और वो निशान किसी जगह पर जाने के लिए इशारा कर रहा था। वो दोनों भी बोर्ड की दिखाई दिशा पर जाने लगे। कुछ 5 मिनट चलने के बाद उनको झाड़ियों में एक और साइन बोर्ड दिखाई दिया जिसमें आगे की ओर इशारा किया गया था। शिवराज ने चेतन से कहा चेतन रुक तो, मुझे ये बोर्ड ठीक नहीं लग रहा, इसी तरह रास्ता भटक जाते हैं। गाइस उस टाइम पर चेतन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और चेतन तुरंत उस बोर्ड के पास गया, उसे घुमाने की और उखाड़ने की कोशिश की लेकिन वो बोर्ड जरा भी नहीं हिला। फिर उसने शिवराज की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा अब चले। शिवराज भी तसल्ली से उसके पीछे पीछे चलने लगा। वहाँ पेड़ों और झाड़ियों के बीच से जाता एक छोटा सा रास्ता था। वहाँ पेड़ इतने ऊंचे और मोटे थे कि गाड़ियों को वहाँ से ले जाना नामुमकिन था। कुछ 10 किलोमीटर चलने के बाद भी उनको कोई और साइन बोर्ड दिखाई नहीं दिया। वो दोनों बस चलते जा रहे थे। फिर अपने शिवराज भाई ने कहा
चेतन, कहीं हम रास्ता तो भटक नहीं गए ना? मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कोई आता जाता होगा। लेकिन चेतन चुपचाप आगे चलते जा रहा था। शायद वो शिवराज से बोर हो चुका था और शायद इसीलिए वो शिवराज की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। शिवराज भी इस बात को समझता था कि मेरी बकचोदी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, लेकिन हमारे जैसे डरपोक लोग ही ऐसे हालात में बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। शिवराज ने सोचा, मैं भले ही डरपोक हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस पगडंडी वाले रास्ते पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं है और उस रास्ते पर घास भी उगी हुई थी। तो इससे ये साफ पता चल रहा था कि उस रास्ते से कई महीनों से या फिर कई सालों से कोई भी नहीं गुजरा। कुछ 15 मिनट ऐसे ही चलने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर तारों का कंपाउंड बना हुआ था। ये देखने के बाद उन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत जान आई, क्योंकि यहाँ पर अगर कंपाउंड है तो कोई मकान वगैरह कुछ ना कुछ होगा ही। तभी उन्हें वहाँ पर एक बड़ा सा 2 मंजिल का एक हवेली जैसा मकान दिखाई दिया। चेतन ने खुश होते हुए कहा, मैंने बोला था ना, देख उधर सामने एक हवेली जैसा मकान है। उसे देख वो दोनों दोस्त काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन अपने शिवराज भाई को वहाँ पर जाने में थोड़ा संकोच हो रहा था। लेकिन चेतन के डर से उसने कुछ नहीं बोला। फिर वो दोनों थोड़ा आगे चले। उस हवेली की छत पुराने जमाने की लग रही थी और उसके ऊपर गर्म हवा बाहर निकालने के लिए चिमनी बनी हुई थी। लेकिन फिर शिवराज ने थोड़ा बहुत गौर से देखा, चिमनी नहीं थी, वो कुछ और था। शिवराज ने चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऊपर वहाँ पर देख, तो वहाँ पर कुछ है। लेकिन चेतन कहाँ कहाँ करता रहा। तब तक वो परछाई गायब सी हो चुकी थी। शिवराज की तो पहले से ही फटी हुई थी, थोड़ी और फट गई। वो कोई आम परछाई नहीं लग रही थी जो कि उस घर के छत पे खड़ी थी। वो कुछ तो था, कुछ काली आकृति जैसा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने सर को छुपाकर छत पे बैठा था और उनके आने का ही वेट कर रहा था। और जैसे ही शिवराज की नजर पड़ी तो उसमें एक तरह की हलचल हुई, जैसे कि वो परछाई उठकर खड़ी हो गई हो और उनको देखते हुए पीछे की तरफ छत से नीचे उतर गई। और फिर वो कहाँ गई पता नहीं, लेकिन चेतन उसे देखे उससे पहले वो वहाँ से जैसे गायब सी हो चुकी थी। चेतन ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, क्या था? शिवराज ने बोला, पता नहीं, इतनी दूर से ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर किसी आदमी या इंसान जैसे था। हाँ, वैसे दोनों एक ही है। हाँ, तो चेतन ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तो इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा ही तो है, मतलब हम सही रास्ते पर है। वो दोनों धीरे धीरे उस मकान की ओर जा रहे थे। उस हवेली को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई रहता भी होगा। बाहर से हवेली के चारों ओर मोटी मोटी घास उगी हुई थी और वहाँ कोई हलचल नहीं थी और कोई आवाज भी नहीं थी, एकदम शांत। वो दोनों उस हवेली जैसे मकान के कुछ कदम दूर थे। हवेली अपने आप में ही शांत खड़ी थी। सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई होटल ही है, लेकिन वहाँ सब कुछ शांत था। शिवराज को पता था कि शायद चेतन मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी उसने चेतन को समझाने की कोशिश की और बोला, चेतन, मुझे नहीं लगता हमें और आगे जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है। उन्हें वहीं से ही दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला दिख रहा था। चेतन ने बोला, पर मैप में तो यहाँ की ही लोकेशन दिखा रहा था ना। कुछ देर सोचने के बाद फिर उसने बोला, अच्छा चलो वापस चल लेते हैं। वैसे भी रितेश राघव आ गए तो हमें ढूंढते रह जाएंगे। तो बेसिकली रितेश और राघव चेतन के ही दोस्त थे जो कि उनके साथ ही आए थे, लेकिन वो लोग अलग गाड़ी में उनके पीछे आ रहे थे। फिर वो लोग वहाँ से निकलने के लिए बस पीछे मुड़े ही थे, तभी अचानक उस हवेली में से बर्तन गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनने के बाद वो दोनों चुप हो गए। शिवराज ने डरे सहमे आवाज में बोला, चेतन, चेतन, पीछे मत देखना, सीधे ही गाड़ी की तरफ चल, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब चेतन बोला, शिवराज, अभी तो तूने छत पे किसी को देखा है ना, तो हो सकता है यहाँ कोई रहता होगा और ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, हम उनसे इस जगह के बारे में जान सकते हैं। ऐसा कहते ही चेतन उस हवेली की तरफ चलने लगा। शिवराज भी इधर उधर देखते हुए उसके पीछे पीछे दरवाजे के पास पहुँचा। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था और वहाँ का वातावरण बहुत ही अजीब था। उस मकान के पास जाते ही उन्हें अचानक ठंड लगने लगी। वो बहुत ही अजीब एहसास था। सामने ही एक बड़ा सा कांच का दरवाजा था और उसके दोनों तरफ कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां थी और फिर उन दोनों ने उस खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश की, पर कांच इतना खराब था कि अंदर सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। चेतन ने जेब से रुमाल निकालकर कांच को साफ करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनको समझ आया कि उस कांच की बनावट ही वैसी है। तो फिर वो दोनों खिड़की की ओर गए। उन्होंने हाथ से कांच को साफ करते हुए अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर 2 बड़े बड़े सोफे थे, 2 लकड़ियों की कुर्सियां थी, बीच में कालीन बिछा था और उसके ठीक ऊपर झूमर लटक रहा था। दीवारों पर किसी की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थी। देखने से तो वो किसी महल से कम नहीं था। वहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों के दोनों तरफ अंदर जाने के दरवाजे थे। वो दरवाजे शायद अंदर बेडरूम या किचन की तरफ जा रहे थे। शिवराज ने चेतन से कहा, चेतन, अंदर से तो घर एकदम साफ सुथरा लग रहा है, एक बार आसपास के कमरों में जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों दूसरी तरफ गए। वहाँ भी एक बड़ी सी कांच की खिड़की थी। वहाँ जाते ही शिवराज ने तुरंत अंदर झांक के देखा और जैसे ही उसने अंदर झांक के देखा,
वो झटके से पीछे हट गया। चेतन ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ, तुझे झटका क्यों लगा? तूने अंदर क्या देखा? शिवराज घबराते हुए बोला,